हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमी। एक नया ट्यूटोरियल है बायोलॉजी पॉइंट का। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। टैक्सोनॉमी की बात की जाती है तो टैक्सोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हैं जिससे वो इजी गोइंग हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। बट जैसा कि आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को अगर मिक्स करके स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा मैशअप हो जाता है। देन जो हम कह सकते हैं कि हार्डनेस जो है वो हमें देखने को मिलती है कि हाँ याद नहीं हो रहा इजी गोइंग। इसलिए एनिमल टैक्सोनॉमी एंड प्लांट टैक्सोनॉमी दो डिफरेंट ब्रांच बनाई गई है टैक्सोनॉमी की। सब ब्रांच आप इसे कह सकते हैं जो कि आपको एक ईजीनेस प्रोवाइड करती है। आप एनिमल्स को अलग पढ़ें देन प्लांट्स को अलग पढ़ें। हमारी इस वीडियो में हम एनिमल टैक्सोनॉमी के हिस्टोरिकल पार्ट, एनिमल टैक्सोनॉमी के इंट्रोडक्शन पार्ट एंड उसके बेसिक क्लासिफिकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स बने रहिए आप इस वीडियो में। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक है बिकॉज विदाउट टैक्सोनॉमी यू कांट स्टडी अबाउट द साइंस। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं दैट मीन्स आप ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं। और ऑर्गेनिज्म अगर पढ़ रहे हैं तो आपको उसका सिस्टम पूरा पता होना चाहिए कि वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, किस फैमिली से, किस जीनस से है। तो इस वीडियो में हम उसकी ऑल अबाउट जो भी रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं सब कंसिडर करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का वीडियो टैक्सोनॉमी। जैसा कि आपको जो फर्स्ट बैनर इसमें दिख रहा है इसमें आपने देखा होगा कि एक जो साइंटिस्ट हैं वो बिल्कुल एक सिड्डी नुमा एक संरचना है जिसको लेकर हाथ को उसके साथ खड़े हुए हैं और जिसमें बहुत सारे नाम जो हैं वो लेबल किए हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें, इनकी ज़रूरत क्या है? सबसे पहला नीड तो ये है, पहला क्वेश्चन तो ये है हमारा कि इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। और अगर इनकी ज़रूरत पड़ी है तो इसका इतना सा मतलब है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इनके बेनिफिट्स क्या हैं वो भी हमें इसमें देखने हैं। दूसरी बात, इनके यूजेस क्या हैं, क्योंकि हम अगर साइंस पढ़ते हैं दैट मीन्स साइंस में कोई भी चीज़ जो है अनयूज़फुल नहीं होती, चाहे वो ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो। मतलब ए टू जेड अगर कुछ भी हम देखते हैं तो नथिंग इज अनयूज़फुल इन द साइंस। दैट मीन्स जो ये साइंटिस्ट इस सिड्डी को लेकर के खड़े हैं जिसमें बहुत सारे जो लेबल्स आपको दिख रहे हैं तो उनका कोई ना कोई यूज है। तो हम उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये टैक्सोनॉमी दैट इज द नॉन एज एनिमल टैक्सोनॉमी। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। हम यहाँ पे जैसा कि आपको पता है हिस्टोरिकल पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो सबसे पहले दिया है एपीडी कैंडोली साइंटिस्ट ने। ये आपको साइंटिस्ट का नेम जो है वो एज इट इज़ याद रखना है कि किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले टैक्सोनॉमी शब्द को जो है वो हमें दिया है। मतलब सबसे पहले टैक्सोनॉमी वर्ड का यूज किसने किया है, तो एपीडी कैंडोली ने किया है। एंड व्हाट इज द टैक्सोनॉमी? तो जब हम टैक्सोनॉमी को डिवाइड करते हैं तो इट इज़ डिवाइड इनटू टू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज टैक्सिस एंड सेकंड इज नोमस। टैक्सिस का सीधा सा मतलब होता है अरेंजमेंट एंड नोमस का मतलब होता है लॉज। दीज आर द ग्रीक वर्ड्स। ये ग्रीक शब्द हैं। जैसा कि आपको पता है साइंस के अंदर जो वर्ड्स आते हैं वो सारे के सारे ग्रीक्स होते हैं। तो यहाँ पे भी जो हम वर्ड्स देख रहे हैं दैट ये सारे के सारे ग्रीक वर्ड है। तो इसमें जो टैक्सिस का मतलब है दैट इज अरेंजमेंट एंड नॉमस का मतलब है लॉज। यानी कि अगर हम दोनों वर्ड्स को मैच करते हैं, मिक्स करते हैं तो हमें एक वर्ड्स मिलता है दैट इज द अरेंजमेंट लॉज। अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो ये नॉर्मल है। इसका मतलब व्हाट इज टैक्सोनॉमी? तो टैक्सोनॉमी इज ए ब्रांच इन विच वी कैन स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट एंड लॉस। लॉस का मतलब लॉस नहीं, लॉज, कानून, नियम। और अगर हम इसकी हिंदी में डेफिनेशन देखें तो सीधा सा मतलब है कि व्यवस्थित
नियम के अंदर किसी भी जीव का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? टेक्सोनोमी कहलाता है। यानी कि अरेंजमेंट स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सर्टेन लॉज इज नॉन एज टेक्सोनॉमी। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा टेक्सोनोमी होता है, जिसमें हम जिस भी चीज़ की स्टडी करेंगे वो सारे के सारे सिस्टमेटिक होते हैं, सारे के सारे लॉफुल होते हैं, नियम के अनुसार होता है काम। बिना नियम के यहाँ कोई काम नहीं है। दूसरी बात, टैक्सोनॉमी अगर हम पढ़ते हैं तो टैक्सोनॉमी की 3 बेसिक जो हम कह सकते हैं कि इसकी नीड्स हैं। अगर आपको टैक्सोनॉमी पढ़नी है तो 3 बेसिक नीड्स आपको सबसे पहले पता होना जरूरी है। वो नीड्स क्या हैं कि आपको सबसे पहले यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन, सेकंड आपको रिक्वायरमेंट होती है नोमेनक्लेचर, देन आफ्टर आपको आता है क्लासिफिकेशन। अब ये वर्ड्स क्या आ गए? हम तो टैक्सोनॉमी पढ़ रहे थे, ये आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन क्या आ गया? ये बहुत ईजी है, या यूँ कहे कि ये आपकी टैक्सोनॉमी को ईजी करके जाते हैं। कैसे देखते हैं हम सबसे पहले। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको टैक्सोनॉमी 99% तो आपको समझ में आ ही जाएगी। 1% तो एक्सेप्शन ज़रूर होते हैं। तो मैं बात करता हूँ कि ये वर्ड्स क्या हैं। बिकॉज हमने ये तो डेफिनेशन तो समझ ली कि टैक्सोनॉमी होती क्या है, अरेंजमेंट स्टडी या लॉफुल स्टडी आप कह सकते हो। बट स्टडी आप करोगे किसकी? अपनी खुद की मान लो, या किसी भी उस चीज़ की तो स्टडी करोगे जो आपको दिखाई दे रही है। या आप ऐसे बैठ जाओगे, नहीं हम तो आज स्टडी करेंगे, हम तो आज इसको देखेंगे। अब देखोगे इसका मतलब आपने उसको पहचाना है। दैट मीन्स सबसे पहली बेसिक जो नीड है हमारी, वो क्या है? आप सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन करेंगे। और आइडेंटिफिकेशन अगर आपको आता है देन आफ्टर आप उसका क्या करते हैं? नोमेनक्लेचर करते हैं। और जैसे आपने क्या कर लिया, किसी भी चीज़ को पहचान लिया। सपोज दैट मैंने एक पेन, जो आप बेसिकली अपने स्टडी के साथ में पढ़ते हुए आप पेन का ज़रूर यूज़ करते हैं, तो मैंने कहा कि आपने पेन को पहचाना, तो आपने पहले उसको पहचाना होगा, देन आफ्टर उसका नाम आया कि हाँ इसको हम क्या कहते हैं? पेन कहते हैं। अब जैसे ही आपने उसको पहचाना, देन आफ्टर जैसे ही आप उसको पहचानेंगे तो फिर उसके ऊपर लेबल भी होता है कंपनी का। सपोज दैट हमने उस पर देखा कि वो फाइन ग्रिप का पेन है, सेलो का है, दैट मीन्स दिस इज़ द क्लासिफिकेशन। तो यानी कि बेसिक नीड्स अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो आप टैक्सोनॉमी को बहुत ईजी गोइंग स्टडी कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ कि मान के चलें एक बच्चा पैदा हुआ। अब बच्चा पैदा हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर आपको थोड़ी सी भी पहचान है कि ये लड़का है या लड़की है, तभी तो आप उसके बारे में कुछ बोल पाएंगे। अगर आप जैसे आपको मतलब एक सर्जिकल रूम में आपको एंटर कर दिया जाता है, देन एंटर करने के बाद में आपको कहा जाता है कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और आप इसकी स्टडी करें। किस बेस पे आप स्टडी करेंगे? सबसे पहले आप उसकी आइडेंटिफिकेशन ही तो बताएंगे कि हाँ ये लड़का है या लड़की है। जैसे ही आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन कर ली कि हाँ ये लड़का है या ये लड़की है, देन आप उसका क्या करेंगे? नाम रखेंगे। अब नाम जो भी होगा XYZ कुछ भी हो सकता है। जैसे ही नाम उसका आ जाता है देन उसको हम क्या कर देते हैं? क्लासीफाई कर देते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर फैमिली के पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बेटा है या बेटी है। दिस इज़ द क्लासिफिकेशन। इसका मतलब हमने सारा का सारा काम एक सिस्टम में किया, एक वे में किया है, एक नियम के अनुसार किया है। इसी को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो यही टैक्सोनॉमी है और कुछ नहीं है। यानी कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए, देन आफ्टर आपको नोमेनक्लेचर करना ज़रूरी होता है, देन उसके बाद में हम यूज़ करते हैं उसके क्लासिफिकेशन की। और इसी वे में हम क्या करेंगे? इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। क्लियर बात यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट, ये थोड़ा सा अगेन हिस्टोरिकल पार्ट है हमारा। तो हिस्टोरिकल पार्ट की अगर बात की जाती है तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि एरिस्टोटल, क्योंकि हम एनिमल टैक्सोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे हम एनिमल टैक्सोनॉमी का मतलब जूलॉजिस्ट की ही बात करेंगे यहाँ पे बेसिकली। तो एरिस्टोटल एक फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया है? सबसे पहले इस टैक्सोनॉमी को, या यूँ कहें कि सबसे पहले एनिमल टैक्सोनॉमी के बारे में उन्होंने बात की है। तो इन्होंने जो अपनी बात की है वो एक बुक थी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। उसके अंदर इन्होंने अपनी सारी की सारी जो भी इनकी मन की व्यथाएं थी, मन की बात थी, वो सारी की सारी उसी के अंदर लिखी है इन्होंने। बहुत अच्छी बुक मानी जाती है अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर्स कि हिस्टोरिया एनिमिलिया किसने लिखी है? एरिस्टोटल ने लिखी है। और इन्होंने क्या किया? देखो ये हम इनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते बिकॉज
ये बहुत पहले की बात, अगर हम कहें कि बहुत पहले मतलब हम तो बहुत सदियों, बहुत ईसा के बहुत पहले के टाइम में इन्होंने ये सब स्टडी कर दी थी, तो उनके अनुसार तो ये सब कुछ सही था। बट अकॉर्डिंग टू हम कहें कि जो सिविलाइजेशन हो रहा है, तो ये चीज़ें जो है बेसिक नीड्स जो है वो चेंज होती जा रही हैं। तो आप इस चीज़ को गलत ना समझें या इसका मजाक भी ना उड़ाएं कि अरस्तु तो ये पागल की जैसे क्लासिफिकेशन करके चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। उनके अनुसार ही बहुत अच्छा था, बट फेल हो गया वो एक अलग बात है। ट्राई तो किया इन्होंने, वैसे ही आप ट्राई कीजिए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। तो क्लासिफिकेशन जो था इनका वो किसके ऊपर बेस्ड था, वो था इनका ब्लड के कलर के ऊपर बेस्ड था। यानी कि इन्होंने क्या देखा कि रक्त के रंग के आधार पर, या यूं कहें कि रक्त की उपस्थिति के आधार पर इन्होंने क्या कर दिया, जीवों को बांट दिया। इसका मतलब इन्होंने ये बताया कि जिसके अंदर मतलब एक कैटेगरी इन्होंने कौन सी रखी, तो एक कैटेगरी इन्होंने रखी रेड कलर एब्सेंट वाले ऑर्गेनिज्म, और एक कैटेगरी इन्होंने रखी रेड कलर प्रेजेंट वाले ऑर्गेनिज्म। जिनमें रेड कलर एब्सेंट था, ध्यान रखना स्टूडेंट, जिनमें रेड कलर एब्सेंट था इन्होंने इसको किस में रखा, एनीमिया के अंदर, ए फॉर एप्पल, एनीमिया के अंदर रखा। और एनीमिया के अंदर रखने के बाद में उसके अंदर भी इन्होंने जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं, उनको कैटेगराइज किया। दूसरा इन्होंने रखा जिनके अंदर रेड कलर प्रेजेंट था, तो उन्होंने इसको रखा है एनीमिया के अंदर, इनीमिया, ई फॉर एलिफेंट। ये दो कैटेगरीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पहला तो कि अरस्तु ने कौन सी बुक लिखी और किस बेस पे उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया। इसी सारी काम के बेस पर इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी। एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि इन्होंने एनीमिया को, जो रेड कलर एब्सेंट वाले ऑर्गेनिज्म थे, तो उस रेड कलर एब्सेंट वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्होंने कंसिडर किस किस को किया है, तो इन्होंने रखा है उसके अंदर स्पंज को और इकाइनोडर्मेटा। यानी कि स्पंज से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको किस में रखा है इन्होंने, एनीमिया के अंदर। दीज आर नोन एज इनवर्टिब्रेट्स। क्लियर बात यहाँ पे। यानी कि स्पंज पॉरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके अंदर इन्होंने रखे हैं, रेड कलर एब्सेंट। बिकॉज इनमें रेड कलर एब्सेंट होता है, दैट मीन्स यहाँ पे रेड कलर एब्सेंट होने का मतलब है यहाँ पे जो ब्लड है वो एब्सेंट होता है। बिकॉज ब्लड का कलर बेसिकली रेड माना गया ड्यू टू द आरबीसी, जो कि इनमें नहीं होता। इनका कलर जो है वो अलग होता है। तो हमें यहाँ पे रेड कलर के बेस पे इन्होंने क्लासीफाई किया है। सेकंड ग्रुप जो इन्होंने बनाया, सेकंड ग्रुप इन्होंने बनाया था कि एनीमिया जिसमें रेड कलर प्रेजेंट था, तो वो थे हमारे फिश से लेकर, यानी कि मछलियों से लेकर मैमल्स, यानी कि हम स्तनधारी। तो इन्होंने इसको रखा है वर्टिब्रेट्स को। इसका मतलब अरस्तु ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया, तो उस क्लासिफिकेशन में इनवर्टिब्रेट्स को उन्होंने रेड कलर एब्सेंट में रखा है और वर्टिब्रेट्स को उन्होंने रखा है रेड कलर प्रेजेंट के अंदर। तो दो क्लासिफिकेशन, दो ग्रुप्स उन्होंने डिवाइड कर दिए यहाँ पे। दूसरी बात, एनीमिया के अंदर उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म रखे, तो वो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से थे, तो वो थे ओवीपेरा और वीवीपेरा। ओवीपेरा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या देते हैं, अंडे देते हैं, ओवीपेरस जिसे हम कहते हैं। और विवीपेरस दीज आर एनिमल्स जो कि डायरेक्ट बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हम। तो ओवीपेरा के अंदर उन्होंने कौन कौन से जो ग्रुप्स रखे वो भी इसमें बताए गए हैं। तो ओवीपेरा में उन्होंने रखे फिश से लेकर बर्ड्स, यानी कि मछली से लेकर पक्षी तक के जो एनिमल्स हैं उनको इसमें रखा गया है ओवीपेरा में। जबकि मैमल्स को किस में रखा गया है, विवीपेरस के अंदर। बिकॉज मैमल जो है सीधे बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर बात यहाँ पे। तो ये अरस्तु की बात थी, बट ये अच्छा साबित नहीं हुआ। तो फिर आगे नए चेंज होते गए, नए नए साइंटिस्ट आए। इसके बाद में सेकंड जो क्लासिफिकेशन की या सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं वो है प्लिनी। प्लिनी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी अच्छा क्लासिफिकेशन किया, या यूँ कहें कि इन्होंने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। तो वो कंट्रीब्यूशन क्या है वो हम देखते हैं। प्लिनी ने विंग्स के बेस पर, पंख के बेस पर डिवाइड कर दिया एनिमल्स को, कि जिनमें पंख एब्सेंट थे उनको इन्होंने रख दिया नॉन फ्लाइंग के अंदर, और जिनमें प्रेजेंट थे उनको रख दिया फ्लाइंग में। ये तो बिल्कुल हम कहें कि बेसलेस है, ये किसी मतलब का नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में तो पढ़ना पड़ेगा ना। थर्ड क्लासिफिकेशन आता है इसके बाद में जॉन रे, और वेरी इंपॉर्टेंट हम कहें कि जॉन रे महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जॉन रे साइंटिस्ट ऐसा साइंटिस्ट है जिसने सबसे बेस, या यूं कहें कि सबसे बेसिक बात बताई। वो कौन सी थी कि जॉन रे ने सबसे पहले क्या बताया कि स्पीसीज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे नीट एग्जाम में, बहुत सारी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एसएससी हुआ, सीजीएल हुए, बहुत सारे एग्जाम्स हम कह सकते हैं,
उनमें जनरल साइंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले ये किसने कहा कि स्पीसीज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, तो ये कहा है जॉन रे ने, और बिल्कुल सही बात कही है कि एक जाति है वो टैक्सोनॉमी का क्या होती है, आधार होती है, एक नींव होता है। क्लियर बात यहाँ पे, तो ये साइंटिस्ट ने ये बात बताई। कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे, बिकॉज टैक्सोनॉमी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनेगी पूरी, और सेपरेट वीडियोस भी बनेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले ये किसने बताया, जॉन रे ने बताया। इसके बाद में हमारे एक और नए साइंटिस्ट आए, मेयर। मेयर ने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। तो मेयर ने क्या बताया कि ऐसी जातियाँ, ध्यान रखना, ऐसी जातियाँ जो कि क्या करती हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं, सेक्सुअली जनन करती हैं, लैंगिक जनन करती हैं, किसकी हेल्प से, इंटरब्रीडिंग या नेचुरल कंडीशन की वजह से क्या करती हैं, वो जब जनन करती हैं लैंगिक जनन, तो उन जातियों को किस में रखा जाता है, बायोलॉजिकल स्पीसीज में रखा जाता है। दैट मीन्स मेयर ने एक नया कंसेप्ट दिया जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, जैविक जाति संकल्पना। क्वेश्चन पूछा जाता है किसने दिया, मेयर ने दिया है। क्लियर बात यहाँ पे। इसमें जो भी ग्रुप्स बनते हैं, जो भी हमारे हम कह सकते हैं कॉलोनी बनती है, वो कैसी होती है, हम कह सकते हैं कि वो नेचुरली फॉर्म होती है, नेचुरली कंडीशंस के अनुसार ही वो बनती हैं। बट मेयर ने इतना सा बोल दिया कि जो लैंगिक जनन करती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जैविक जाति कहते हैं, बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो इन्होंने अलैंगिक जनन, इन्होंने कायिक जनन के बारे में कुछ नहीं बताया, बिकॉज वो भी तो स्पीसीज हैं, तो क्या हम उनको बायोलॉजिकल स्पीसीज नहीं कहेंगे। लेकिन ये चुप रहे तो ये भी फ्लॉप हो गए, लेकिन हिस्ट्री है तो पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं कैरोलस लीनियस, कार्ल वॉन लीनी। कैरोलस लीनियस ने भी बहुत अच्छा काम किया। तो इन्होंने जो काम किया वो था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि द्विनाम पद्धति जो है वो कैरोलस लीनियस ने ही दी है। लेकिन सबसे पहले इसको जो हम कह सकते हैं कि प्रपोज जो है वो किसने किया था, वो गैस्पर्ड बहीन, एक साइंटिस्ट है। एक बहीन बेसिकली हिंदी में लड़की को कहा जाता है, बट यहाँ पे वो साइंटिस्ट का नेम है, आपको याद रखना है, गैस्पर्ड बहीन। इन्होंने सबसे पहले क्या दिया है, बाइनोमियल द्विनाम जो पद्धति है वो सबसे पहले प्रस्तावित की थी गैस्पर्ड बहीन ने, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एक्सप्लेन किसने किया है, कैरोलस लीनियस ने। इसीलिए कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में टैक्सोनॉमी के अंदर दो मेन जो हम कह सकते हैं कि हमारी जो संस्थाएं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो है हमारे ICZN एंड ICBN टैक्सोनॉमी के लिए। ZN फॉर जूलॉजिकल टैक्सोनॉमी एंड BN फॉर द बॉटनिकल टैक्सोनॉमी। ICZN इज ए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड ICBN इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये दोनों संस्थाएं टैक्सोनॉमी का काम करती हैं, या यूँ कहें कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको सिस्टमेटिक कैटेगराइज करती हैं। ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट भी है। दूसरी बात, कैरोलस लीनियस ने जो अपना एक्सप्लेनेशन दिया है वो किस बुक में दिया है, तो सिस्टेमा नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचर किसने लिखी है, तो वो है कैरोलस लीनियस ने। ये कब लिखी गई है, 1758, 1 अगस्त 1758 में ये पब्लिश हुई है। ये आपको याद रखना, टाइम भी पूछा जाता है क्वेश्चंस में। और इसके अंदर 4236 एनिमल्स के बारे में बताया गया है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार किसी भी जीव के अंदर एक नाम का जो अक्षर होता है, एक अक्षर होता है जीनस का और एक होता है जाति का। यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार 2 शब्द पाए जाते हैं किसी भी जीव के नाम में, एक पहला वंश का होता है, दूसरा जाति का होता है। क्लियर बात है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, बाइनोमियल के बाद में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जो अनदर आता है वो आता है हमारे पास ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि 1961 में दिया गया। ये हक्सले व स्ट्रिकलैंड 2 साइंटिस्ट ने दिया है, अलग अलग साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि किसी भी जीव का जो नामकरण है वो 3 अलग अलग शब्द में, 3 अलग अलग वर्ड्स में किया जाता है। पहला नाम उसका जीनस का होता है, सेकंड स्पीसीज का होता है, थर्ड उसका होता है सब स्पीसीज का। लेकिन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो जनरली साधारण रूप से नहीं हम यूज़ कर सकते। ये जब यूज किया जाता है जब ज़्यादा वैरायटी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन क्रो, इंडियन कौवे का नाम अगर हम ट्राइनोमियल के अनुसार अगर रखते हैं तो वो होता है हमारे पास कोरस, स्प्लेंडी और स्प्लेंडेक्स। क्लियर बात है यहाँ पे। तो ये ट्राइनोमियल के अनुसार इसका नाम रखा गया है। तो ट्राइनोमियल जो बेसिकली ये यूज़ की जाती है लेकिन कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके अंदर इंडियन लॉयन का पेंथोरिया लियो और प्रेसिका, ये इसके अलग अलग नाम है। मॉडर्न मैन यानी कि हमारे नाम की बात की जाती है तो होमो सेपियंस सेपियंस,
ये भी ट्राइनोमियल के अनुसार ही रखा गया है। तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो ये क्वेश्चन है कि मॉडर्न मैन का जो नाम है वो किस नामकरण की पद्धति के अनुसार रखा गया है और किसने दी है। तो हक्सले व स्ट्रिकलैंड ने ये पद्धति दी है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके बाद में फ्यूचर मैन, यानी कि हमारे आगे आने वाले जो मैन्स हैं, आदमी हैं या मानव है, उनके भी हमने यहाँ पे नाम जो है वो सुझा लिए हैं। वो है होमो सैपियंस फ्यूचरलेस। इसका मतलब फ्यूचर में आने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट नाम जो है वो जीनस का है, सेकंड स्पीसीज एंड थर्ड वन इज सब स्पीसीज। क्लियर बात यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, लीनियस की क्लासिफिकेशन की बात की जाती है। तो लीनियस का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर कंसिडर किया जाता है। मतलब लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया है वो, बिकॉज लीनियस ने जो बात की है वो बाइनोमियल की बात की है, तो इसको हमने क्या रखा है, अलग से ही रखा है 2 किंगडम के अंदर। दैट मीन्स इन्होंने क्या बोला, एक प्लांट किंगडम होता है फॉर द प्लांट्स, एक सेकेंड होता है एनिमल किंगडम फॉर द एनिमल्स। एनिमल किंगडम को इन्होंने वापस डिवाइड किया है, मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबिया, फिश, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। ये लीनियस का था, इनकी समझ के अनुसार बहुत अच्छा था बट गलत है। सेकंड एंड लास्ट हम कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो दिया है वो है वीटेकर के अनुसार, RH वीटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम ऑफ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो प्रपोज किया है। और बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हु इज़ द प्रपोज द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम, तो RH वीटेकर ने वो दिया है। इनके अनुसार किसी भी जीव का जो क्लासिफिकेशन है वो 5 जगत में उनको बांट करके किया गया है। पहला जगत उन्होंने बताया मोनेरा, सेकंड उन्होंने रखा है प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ वन इज एनिमीलिया। ये है RH वीटेकर का 5 किंगडम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अब हम लीनियस के अनुसार बात करते हैं। तो ये वीटेकर का 5 किंगडम ऑफ स्कीम क्लासिफिकेशन, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, एक बार आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर कि RH वीटेकर का क्लासिफिकेशन बताइए, 5 किंगडम स्कीम बताइए। तो इन्होंने मोनेरा को सबसे पहले रखा, तो मोनेरा को इन्होंने रखा, तो मोनेरा में इन्होंने कौन कौन से जीव रखे, तो इन्होंने रखे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव किस में रखे गए हैं, सारे के सारे मोनेरा में। सेकेंड प्रोटिस्टा, इसमें इन्होंने रखे मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय, जिनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है एंड जो कि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं मतलब विषमपोषी होते हैं। तो वो सारे के सारे प्राणी किस में आएंगे, प्रोटिस्टा में। थर्ड है हमारे पास फंजाई, जिसमें वापस मल्टी सेलुलर है, एनिमल्स हैं, सारे के सारे हेटेरोट्रॉप्स हैं। क्लियर बात यहाँ पे, फंजाई है। थर्ड के बाद फोर्थ हमारे पास है प्लांटी, जो कि यूनिसेलुलर और कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। दैट मीन्स प्लांटी के अंदर इन्होंने किसको रखा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा है। क्लियर बात यहाँ पे। फिफ्थ हमारे पास एनिमीलिया, जिसमें इन्होंने रखा है मल्टी सेलुलर को, जिसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है और ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो ये हमारा था RH वीटेकर का बेसिक रिव्यू, आप कह सकते हो, कंप्लीट नहीं कहेंगे इसको, कि RH वीटेकर ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया के बारे में बताया। यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर तक इन्होंने स्टडी की है। प्रोकैरियोट से इन्होंने यूकैरियोट्स तक स्टडी की है। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट से लेकर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट तक इन्होंने स्टडी की है। हेटेरोट्रॉफी से लेकर इन्होंने ऑटोट्रॉफी तक बात की है। तो ये है हमारे RH वीटेकर साहब। बट फिर भी इस क्लासिफिकेशन को इतना वैल्यूएबल ना मानकर एक नया क्लासिफिकेशन और आया, जिसका नाम है यहाँ पे हमारे पास स्टोरर यूसिंगर का क्लासिफिकेशन। स्टोरर यूसिंगर का क्लासिफिकेशन बेसिकली था तो RH वीटेकर का ही मॉडिफिकेशन, बट उन्होंने क्या किया है, इवोल्यूशन शब्द का यूज करके एक नया नाम दे दिया, एक ऑथेंटिक नाम उन्होंने दे दिया। इसलिए सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन किसका माना जाता है, स्टोरर यूसिंगर का, जो कि किसके ऊपर बेस्ड था, इवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड था। इसी वजह से इस क्लासिफिकेशन को हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट का है, स्टोरर यूसिंगर का है, जो कि इवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, और इसी को हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो ये वीडियो थी हमारी हिस्ट्री पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट और बेसिक क्लासिफिकेशन। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।